फैमिली कोर्ट की उस सुनवाई में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ मौजूद हर इंसान की ज़िंदगी में एक निशान छोड़ गया। जज साहब फाइल पलट रहे थे, वकील अपनी अपनी दलीलें तैयार कर रहे थे और कटघरे में खड़ा था एक 34 साल का आदमी, विक्रम सिंह, जिसकी आंखों में ना गुस्सा था ना घबराहट, बस एक गहरी थकी हुई खामोशी थी। सामने बैठी थी उसकी पत्नी रिया, महंगी साड़ी, चेहरे पर पाउडर की परत और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी की बर्बादी पर ही आती है। रिया के वकील ने गला खंखारा और जज साहब के सामने वह बात कही जिसने पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा खींच दिया। योर ऑनर, मेरी मुकव्वल रिया सिंह अपने पति विक्रम सिंह से तलाक चाहती है, इस आधार पर कि विक्रम सिंह पति के फर्ज निभाने में पूरी तरह असमर्थ है। वह एक नपुंसक इंसान है। उस एक वाक्य ने जैसे कमरे की हवा खींच ली। पीछे बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम के वकील की कलम रुक गई और खुद विक्रम, वो बस एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर गया, जैसे उसे पहले से पता था कि ये दिन आएगा। जज साहिब ने अपना चश्मा ठीक किया और विक्रम की तरफ देखा। मिस्टर विक्रम सिंह, आपकी पत्नी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दर्द था जो शब्दों से बड़ा था। जी जज साहिब, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस अदालत में सिर्फ आरोप सुने जाते हैं या सच भी? जज साहिब भी भौहें थोड़ी सुंगड़ी, फिर उन्होंने कहा, जहाँ सिर्फ सच सुना जाता है। बोलिए। विक्रम ने एक नज़र रिया की तरफ डाली। रिया ने नज़रें फेर ली और फिर विक्रम ने बोलना शुरू किया। एक ऐसी कहानी जो 3 साल के दर्द, चुप्पी और बलिदान से बनी थी। आज से ठीक 5 साल पहले की बात। लखनऊ के मोहल्ले सादगंज में एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक आंगन, और उस आंगन में हर शाम तुलसी के पास एक दीपक जलाने वाली एक बुजुर्ग औरत। ये थी विक्रम की माँ, शकुंतला देवी। विक्रम उनका इकलौता बेटा था। बाप बचपन में ही गुजर गए। शकुंतला देवी ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर अपने बेटे को पाला था। विक्रम ने रात रात भर पढ़कर एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी हासिल की। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, 20,000 रुपये महीना, लेकिन माँ के चेहरे पर जो संतोष था वो किसी करोड़पति के घर में भी मुश्किल से मिलता है। रिया से मुलाकात एक शादी में हुई थी। रिया शहर की एक दुकानदार की बेटी थी, देखने में सुंदर, बातों में चतुर और हंसी ऐसी कि आदमी सब भूल जाए। विक्रम पहली ही मुलाकात में उसकी हंसी का कैदी हो गया। रिया ने भी हाँ कर दी, शायद इसलिए कि विक्रम ईमानदार दिखता था, या शायद इसलिए कि उसे लगा इस सीधे साधे लड़के को वो जैसे चाहे वैसा मोड़ सकती है। शादी धूमधाम से हुई। विक्रम की माँ ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। पड़ोसियों ने मदद की और इस छोटे से घर में पहली बार किसी दुल्हन के पांव पड़े। शुरुआत के 2 महीने ठीक ठाक गुजरे। रिया ने घर को सजाया, माँ से मीठे मीठे बोल बोले और विक्रम की आंखों में खुशी के दिए जलाए। लेकिन तीसरे महीने से एक बदलाव आया। धीरे धीरे, जैसे किसी दीपक की लौ हवा में कांपती है। पहले रिया को माँ का उठना बैठना शोर लगने लगा, फिर उनका खाना बेकार लगने लगा, फिर उनकी दवाइयाँ फालतू का खर्च लगने लगा। और एक दिन रिया ने साफ कह दिया, विक्रम, चाह तो ये घर बड़ा करो, चाह माँ को कहीं और रखो, मेरा दम घुटता है। विक्रम उस रात सो नहीं पाया। उसने रिया को समझाने की कोशिश की, रिया, माँ ने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए लगाई, मैं उन्हें कहीं नहीं भेज सकता। रिया ने उसकी बात सुनी,
और करवट बदल कर सो गई। जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन से उनका व्यवहार शकुंतला देवी के साथ और भी ठंडा हो गया। खाना अलग बनाने लगा, बातें बंद हो गई और शकुंतला देवी, जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती आई थी, अपने ही घर में सिकुड़ने लगी। 6 महीने बाद वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 11 बजे विक्रम ऑफिस से लौटा। घर में अंधेरा था। रिया बेडरूम में थी। माँ का कमरा बंद था। विक्रम ने माँ का दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा माँ फर्श पर गिरी है, हाथ से सीने को थामे है और सांस बहुत तेज चल रही। विक्रम चीख पड़ा, माँ। उसने माँ को उठाने की कोशिश की। माँ के होंठ कांप रहे थे। वो धीरे से बोली, बेटा पानी। विक्रम दौड़कर पानी लाया, माँ को पिलाया। फिर रिया का दरवाज़ा खटखटाया। रिया, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, चलो अस्पताल। बेडरूम से आवाज़ आई, मुझे नींद आ रही है, तुम ले जाओ। विक्रम एक पल के लिए जड़ हो गया। फिर उसने माँ को गोद में उठाया। पड़ोसी रामदयाल अंकल की मदद ली और रात के 12 बजे माँ को सरकारी अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने बताया माँ को माइल्ड हार्ट अटैक आया, 2 दिन रुकना होगा। विक्रम ने वही फर्श पर बैठकर रात गुजारी। सुबह रिया एक बार अस्पताल आई, 5 मिनट रुकी, बोली ठीक हो जाएंगी और चली गई। उन 2 दिनों में रिया दोबारा नहीं आई। माँ ठीक होकर घर आई तो विक्रम ने सोचा शायद रिया में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन उसकी जगह रिया के माँ बाप आ गए। रिया की माँ ने घर का मुआयना किया, जैसे कोई प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर करता है। फिर रिया के कान में कुछ फुसफुस आया। उसी शाम रिया ने विक्रम से कहा, मम्मी पापा कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ बीमार बुजुर्ग हों, मुझे अपना अलग घर चाहिए। विक्रम ने कहा, रिया, माँ बीमार है, इस वक्त हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। रिया उठकर चली गई। बातचीत खत्म। उसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे नहीं हुआ, एक झटके में हुआ। एक सुबह विक्रम उठा तो रिया का सामान आधा खाली था। रिया बोली, मैं माँ के घर जा रही हूँ, जब तक अलग घर का इंतजाम नहीं होता वापस नहीं आऊँगी। विक्रम ने रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। रिया के पापा आए और उन्होंने साफ कहा, बेटी को वो सब दे सको जिसकी वो हकदार है, तभी घर वापस बसेगा। उस दिन के बाद विक्रम ने अपनी साइकिल बेची, खाना कम किया और हर महीने की बचत में से थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगा। सोचा रिया को मनाएगा, घर किराए पर लेगा, माँ को भी साथ रखेगा। लेकिन रिया के मन में अब कुछ और ही पक रहा था। 3 महीने बाद जब विक्रम रिया को मनाने उसके मायके गया तो रिया की माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, रिया बात नहीं करना चाहती। विक्रम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? रिया की माँ बोली, जो हुआ वह हो गया, वकील से बात करो। और दरवाज़ा बंद हो गया। अगले हफ्ते विक्रम के घर एक लीगल नोटिस आया, रिया की तरफ से। तलाक का नोटिस, आधार, क्रूरता, उपेक्षा और वैवाहिक अक्षमता। विक्रम उस नोटिस को पकड़े घंटे बैठा रहा। माँ ने जब पढ़ा, हालांकि पूरा समझ नहीं आया, तो बेटों के चेहरे से अंदाज़ा लगाया। उन्होंने चुपचाप उठकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, डर मत, सच की लाठी टेढ़ी नहीं होती। विक्रम ने माँ को देखा और आंखें बंद कर ली। आंसू नहीं आए, आंसुओं से परे एक गहरा सन्नाटा था और इसीलिए आज वो इस कोर्ट रूम में खड़ा था। विक्रम की बात खत्म होने पर जज साहब ने पूछा, मिस्टर विक्रम, आपकी पत्नी ने जो आरोप लगाया है, क्या आपके पास उसका कोई जवाब है? विक्रम ने एक पल रुककर कहा, जज साहब, मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ये अदालत एक सवाल का जवाब दे। जज साहब ने इशारे से बोलने दिया। विक्रम ने कहा, एक आदमी जो रात के 12 बजे अपनी माँ को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है, जो अपने खाने में कटौती करके पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, जो 3 साल तक ये सब सहता है बिना किसी
से शिकायत किए। क्या वह इंसान अक्षम है, या क्या उसकी पत्नी उसे अक्षम साबित करने की कोशिश कर रही है? रिया का वकील उछल पड़ा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बात बेबुनियाद है। हमारे पास मेडिकल आधार पर ये दावा करने के कारण है। जज साहब बोले, ठीक है, तो अदालत एक स्वतंत्र मेडिकल परीक्षण का आदेश देती है। दोनों पक्षों को ये परीक्षण करवाना होगा। रिया के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ कांपा, फिर वो संभल गई। उसने अपने वकील के कान में कुछ कहा। वकील बोला, योर ऑनर, हमें ये मंजूर है, लेकिन कोर्ट रूम में बैठे कुछ लोगों ने देखा रिया की उंगलियां अपनी साड़ी को कसकर भींच रही थी। अगली तारीख से पहले विक्रम के वकील एडवोकेट मनोज त्रिपाठी उनके घर आए। मनोज त्रिपाठी अधेड़ उम्र के थे, बाल सफ़ेद हो चले थे, लेकिन आंखों में एक तेजी थी जो उम्र के साथ और पहनी हुई थी। उन्होंने विक्रम से पूछा, विक्रम मुझे बताओ, रिया ने ये आरोप क्यों लगाया? इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई घटना, कोई बात? विक्रम चुप रहा। त्रिपाठी जी ने फिर कहा, देखो, अदालत में झूठ नहीं चलता, लेकिन सच को सही तरीके से पेश करना जरूरी है। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। विक्रम ने लंबी सांस ली, फिर उसने वो बात बनाई जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। त्रिपाठी जी, शादी के 8 महीने बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। त्रिपाठी जी सीधे हो गए। मैं ऑफिस से साइकिल पर आ रहा था। एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। मैं सड़क पर गिरा, रीढ़ की हड्डी में चोट आई। अस्पताल में 3 हफ्ते रहा। विक्रम ने रुककर कहा, उस हादसे की वजह से कुछ समय के लिए मुझे कुछ शारीरिक दिक्कतें हुई। डॉक्टर ने कहा था ये अस्थायी है, ठीक हो जाएगा, और ठीक भी हुआ। करीब 1.5 साल बाद त्रिपाठी जी ने आंखें बंद की और फिर खोली। और रिया को ये पता था? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। उसने शायद उसी समय का फ़ायदा उठाया। उस 1.5 साल को उसने अपना हथियार बना लिया। त्रिपाठी जी उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई, एक वकील की चमक, जब उसे पता चलता है कि पासा पलटने वाला है। विक्रम, तुम्हारे पास अस्पताल के सारे कागजात हैं? जी। एक्सीडेंट की एफआईआर? जी। और डॉक्टर का वो स्टेटमेंट जिसमें लिखा था ये अस्थायी है? विक्रम ने एक पुरानी फाइल की तरफ इशारा किया। त्रिपाठी जी मुस्कुराए, बस यही काफ़ी है। अगली तारीख पर अदालत में माहौल पहले से ज़्यादा भारी था। रिया इस बार और भी तैयार होकर आई थी। उसके साथ उसकी माँ भी थी और एक नई गवाह भी, उसकी पड़ोसन सुनीता। रिया के वकील ने पहले सुनीता को गवाह के कटघरे में खड़ा किया। सुनीता ने बताया, जी, रिया दीदी ने मुझे बताया था कि उनके पति उनके साथ ठीक से नहीं रहते। वो बहुत परेशान रहती थी। जज साहब ने पूछा, क्या आपने खुद कुछ देखा? सुनीता रुकी, नहीं जी, देखा तो नहीं, लेकिन रिया दीदी ने। बस। जज साहब ने इशारे से रोका। सुनी सुनाई बात गवाही नहीं होती। रिया के वकील ने अगला दाव खेला। उन्होंने एक डॉक्टर का हल्फनामा पेश किया जिसमें लिखा था कि रिया मानसिक तनाव में है और उसकी वजह वैवाहिक असंतोष है। त्रिपाठी जी उठे। योर ऑनर, मानसिक तनाव कई कारणों से हो सकता है। ये हल्फनामा विक्रम पर लगाए गए आरोप को साबित नहीं करता। जज साहब ने सहमति में सिर हिलाया। अब त्रिपाठी जी की बारी थी। उन्होंने पहले अस्पताल की वो फाइल पेश की जिसमें विक्रम के एक्सीडेंट का पूरा ब्यौरा था, तारीख, चोट का विवरण, इलाज और डॉक्टर की रिपोर्ट। फिर उन्होंने वो कागज़ पेश किया जिसमें डॉक्टर ने साफ लिखा था, द कंडीशन इज़ टेम्परेरी एंड एक्सपेक्टेड टू रिसॉल्व completely within 12 to 18 months with proper ट्रीटमेंट। और तीसरा, एक ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट, अदालत के आदेश पर हुए स्वतंत्र परीक्षण की रिपोर्ट। त्रिपाठी जी ने उसे जज साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, योर ऑनर, ये रिपोर्ट साफ बताती है कि मेरे मुकव्वल विक्रम सिंह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन पर लगाया गया आरोप न सिर्फ झूठा है बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। कोर्ट रूम में खलबली मच गई। रिया का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन त्रिपाठी जी जहाँ रुके नहीं। योर ऑनर,
मेरे पास एक और बात है और ये बात इस केस की असली जड़ है। उन्होंने एक और फाइल खोली। मेरी मुकव्वल रिया के पिता श्री हरिप्रसाद वर्मा ने ठीक उसी दौरान जब विक्रम अस्पताल में थे एक रियल एस्टेट डील में भारी नुकसान उठाया था। उनके ऊपर कई लाख रुपए का कर्ज था। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। जज साहब ने फाइल देखी। त्रिपाठी जी आगे बोले, रिया ने अगर तलाक लिया होता और अदालत से गुजारा भत्ता मिला होता जो उनके वकील ने मांगा 50,000 रुपये महीना, तो ये पैसा सीधे उस परिवार की जेब में जाता। रिया के वकील ने उछल कर कहा, ऑब्जेक्शन, जी सब बेबुनियाद है। त्रिपाठी जी ने शांति से कहा, योर ऑनर, मैं गवाह पेश करना चाहता हूँ। जज साहब ने इजाज़त दी। गवाह की कटघरे में आया रामदयाल, विक्रम का पड़ोसी, 60 साल का बुजुर्ग, सफ़ेद धोती, माथे पर तिलक। रामदयाल ने हाथ जोड़कर जज साहब को प्रणाम किया, फिर बोलने लगा, जज साहब, मैं 30 साल से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। विक्रम को मैंने छोटे से देखा है। जब इसके बाप गए तब इसकी माँ ने मेरे घर आकर रोते हुए कहा था, रामदयाल भाई, इस बच्चे को संभाल लेना। मेरे वो वादा निभाया है। जब विक्रम का एक्सीडेंट हुआ रात के 2 बजे मैं उनके साथ अस्पताल गया। इसकी पत्नी नहीं आई थी। कोर्ट रूम में एक सन्नाटा छा गया। और जज साहब, एक बात और, रिया जब मायके गई थी उससे कुछ दिन पहले उसके पापा हमारे मोहल्ले में आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, रामदयाल जी, विक्रम के नाम पर कोई ज़मीन जायदाद है? मैंने कहा, बस एक छोटा सा मकान है। वो बोले, बस इतना ही, और चले गए। उसके 2 हफ्ते बाद रिया मायके चली गई। रिया की माँ अपनी सीट पर बेचैन होने लगी। रिया की उंगलियां मुट्ठी बन गई। त्रिपाठी जी ने जज से कहा, योर ऑनर, इस गवाही से साफ है कि ये तलाक किसी वैवाहिक समस्या की वजह से नहीं बल्कि एक आर्थिक साजिश की वजह से है। बस ऐसे पति पर नपुंसकता का झूठा आरोप लगाया जा गया है। जब खुद अस्पताल में था तब भी ये सोच रहा था कि माँ की दवाइयाँ कैसे आएंगी। जज साहब ने फाइलें बंद की। कमरे में भारी खामोशी थी। फिर उन्होंने रिया की तरफ देखा। मिसेस रिया, आपके पास इन सबूतों के बारे में कुछ कहना है? रिया ने अपने वकील की तरफ देखा। वकील ने धीरे से कहा, योर ऑनर, हमें कुछ वक्त चाहिए। कोर्ट आपको 1 हफ्ते का वक्त देती है। जज साहब ने हथौड़ा पटका। उस 1 हफ्ते में बहुत कुछ हुआ। रिया के पापा ने विक्रम को फ़ोन किया। देखो विक्रम, मामला बड़ा नहीं करो, आपसी समझौते से निपटाते हैं। विक्रम ने शांत आवाज़ में कहा, हरिप्रसाद जी, जब आपकी बेटी ने अदालत में मेरी इज्जत नीलाम की तब आपने समझौते के बारे में नहीं सोचा। फ़ोन कट गया। रिया खुद आई विक्रम के घर के दरवाजे पर। दरवाज़ा विक्रम की माँ ने खोला। रिया ने कहा, माँ जी, मुझे विक्रम से बात करनी है। शकुंतला देवी ने एक पल उसे देखा, फिर बोली, बेटा, जो बात अदालत में नहीं हो की वो जहाँ आकर मत करो। और दरवाज़ा बंद हो गया। अगली तारीख पर जब सब इकट्ठा हुए तो रिया के वकील ने घोषणा की, योर ऑनर, मेरी मुकव्वल केस वापस लेना चाहती है। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। जज साहब ने कहा, केस वापस लिया जा सकता है, लेकिन इस अदालत के पास ये अधिकार है कि जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में नोटिस जारी करें। रिया के वकील का चेहरा उतर गया। तभी विक्रम खड़ा हुआ। सबकी नज़र उसकी तरफ मुड़ गई। जज साहब ने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप कुछ कहना चाहते हैं? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। वो धीरे से बोला, जज साहब, मैं नहीं चाहता कि रिया के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई हो। कमरे में सब हैरान रह गए। त्रिपाठी जी ने उसकी तरफ देखा। विक्रम ने आगे कहा, लेकिन जज साहब, मेरी एक बात है। जज साहब ने कहा, कहिए। जज साहब, इस अदालत में आज जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। इस देश में न जाने कितने मर्द हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और वो सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई नहीं सुनेगा। मैंने आज बात की सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी इज्जत बचानी थी, बल्कि इसलिए कि जो अगला विक्रम होगा वो देखे कि सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। जज साहब की आंखें एक पल के लिए नम हो गई। कोर्ट रूम में एक गहरा सन्नाटा था।
जज साहब ने अपनी आवाज़ संभाली और बोले, मिस्टर विक्रम, आपने जो कहा वो सिर्फ एक पति का बयान नहीं था, ये एक इंसान की आत्मा की आवाज़ थी। उन्होंने रिया की तरफ देखा। मिसेस रिया, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पति इंसान हैं। उनकी इस उदारता की कदर करिए। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। ये अदालत रिया की तलाक की याचिका खारिज करती है। इस आधार पर कि पेश किए गए सबूत झूठे और बेबुनियाद थे। साथ ही ये अदालत ये दर्ज करती है कि विक्रम सिंह पर लगाया गया आरोप न सिर्फ निराधार था, बल्कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से लगाया गया था। रिया वर्मा को इस अदालत की अवमानना के लिए एक औपचारिक चेतावनी दी जाती है और यदि भविष्य में इसी प्रकार का कोई झूठा मामला आया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथौड़ा पटा, फैसला हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए रामदयाल ने विक्रम का कंधा थपथपाया। तेरे बाप को देख रहा तेरा बाप को देख रहा होगा ऊपर से, आज वो बहुत खुश होगा। विक्रम की आंखें भर आई। माँ व्हील चेयर पर बाहर आई। उन्होंने बेटे का हाथ थाम लिया। पूरी उम्र जिन हाथों ने बर्तन मांजे, उन हाथों में आज एक ऐसी गर्मी थी जो किसी जीत से बड़ी थी। रिया अपने माँ बाप के साथ चुपचाप निकल गई। ना कोई बात, ना कोई नज़र। उसके पापा का सिर झुका हुआ था। जो आदमी कुछ हफ्ते पहले जमीन जायदाद का हिसाब लगा रहा था, आज अपनी ही बेटी को समझा नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उस रात विक्रम अपनी माँ के कमरे में बैठा था। माँ को नींद आ गई। दीपक जल रहा था। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था। उसने सोचा, कितने आसान थे वो दिन जब बस एक साइकिल थी, एक छोटी सी नौकरी थी और माँ का आंगन था। उसने ये भी सोचा, अगर वो उस दिन चुप रह जाता, अगर वो कोर्ट रूम में डर जाता, तो आज उसकी माँ के पास न बेटा होता, न घर। उसने तुलसी के पास रखे दीपक की लौ देखी, कांपती हुई, लेकिन बुझी नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कुछ हफ्ते बाद त्रिपाठी जी ने विक्रम को फ़ोन किया। यार विक्रम, एक अच्छी बात बताऊं? विक्रम ने पूछा। क्या? रिया के पापा ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी दुकान बेच दी और रिया सुना है कहीं और शहर चली गई। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और बोला, भगवान उन्हें सही रास्ता दिखाए। त्रिपाठी जी हंसे। तुम कभी नहीं बदलोगे। विक्रम भी मुस्कुराया। बदलने की ज़रूरत नहीं, माँ ने यही सिखाया है। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।